कॉन्सेप्ट है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया था 52nd अमेंडमेंट करके, ठीक है। मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है और इसी से रिलेटेड है 1967 का आया राम गया राम कॉन्सेप्ट। हुआ क्या था कि 1985 से पहले दल बदलने के लिए कोई भी कानून नहीं था, यानी कि अगर कोई भी इंसान एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है पैसे वैसे लेके या कुछ भी लेके धोखाधड़ी करके, तो उसके लिए कोई कानून नहीं था। तो 1967 में हुआ ये था कि एक पर्सन थे, उनका नाम था गयालाल, ठीक है। वो 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे, ठीक है। गयालाल इनका नाम था। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी और उसी टाइम पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूज में आ गया था, चर्चा में था। गयालाल इनका नाम था, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया आया राम गया राम। तो अभी ये कॉन्सेप्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया गया, इनके और एकनाथ शिंदे के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें एमएलए को घसीटा जा रहा था, पार्टी वगैरह बदलने की बात हो रही थी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो देखो एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अगर पार्टी बदल रहा है तो उसके लिए काफी सारी जो रूल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी एमपी और एमएलए पे लागू कब होगा? देखो, अगर कोई भी एमपी या एमएलए खुद ही अपनी पार्टी की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसको छोड़ देता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। मान लो कोई भी एमपी है या एमएलए है, ठीक है, सांसद या विधायक है, वो अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर थोड़े बहुत पैसे लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। अगर कोई भी इलेक्टेड विधायक या एमपी पार्टी लाइन के खिलाफ चला जाता है, यानी कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए जो है वो अपनी, मान लो उसकी पार्टी ने कुछ आदेश दिया है कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन वो अपनी पार्टी की बात नहीं मानकर अपनी मन मर्जी का काम कर रहा है और पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। कोई भी एमपी या एमएलए पार्टी के खिलाफ वोट करता है, यानी कि पार्टी ने जिस चीज पर वोट करने की बात करी है और मान लो वो एमपी या एमएलए जो है उसने उल्टा ही वोट कर दिया या वोट करने से मना कर दिया, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लगाया जा सकता है, ये बोलकर कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी ये है, कोई एमपी एमएलए जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके रखा है, लेकिन उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी की बात को नहीं मानकर उसके उल्टा ही काम करा, तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, यानी उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और वो इलेक्ट होकर हाउस में आया है, तो वो डिस्क्वालीफाई तब हो जाएगा जब वो हाउस में आने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मतलब कि अगर मैं निर्दलीय आ रही हूँ किसी भी हाउस में और मैंने चुनकर आने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, क्योंकि मुझ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता है, एमएलए या एमपी जो है वो नॉमिनेट होकर किसी हाउस का सदस्य बन रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर है, तो वो तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद। यानी अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो 6 महीने के अंदर ही करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद अगर उस नॉमिनेटेड मेंबर ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस है जब ये एमपी और एमएलए पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। पहला तो ये है, मान लो अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिल जाती है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कोई एक मेंबर नहीं, पूरी पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाती है तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। दूसरा ये है कि अगर कोई भी पार्टी का मेंबर दो पार्टियों का जो मिलन जब होता है, मान लो 2 पार्टियां अलायंस बना लेती है, ठीक है, कोई भी 2 पॉलिटिकल पार्टी है वो मिलकर एक अलायंस बना रही है और किसी एक मेंबर को इस अलायंस में शामिल होना पसंद नहीं है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता है। इसमें उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं लगाया जा सकता चार्ज, ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो पहली पॉलिटिकल पार्टी में रहे तो उसने वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन ये जो पहली पॉलिटिकल पार्टी है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बना रही है,
जो पॉलिटिकल पार्टी उस मेंबर को पसंद नहीं है तो वो मेंबर जो है इसी बेस पे इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देगा। इसीलिए उस एमपी या एमएलए पर ये करने का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन चार्ज नहीं लगाया जाएगा, इसीलिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी भी पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स एक नई पार्टी बना लेते हैं तो भी उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। और अगर कोई भी पार्टी है उसके 2/3 मेंबर मतलब 2/3 मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स ने अलग होकर एक नई पार्टी बना ली या नई पार्टी में शामिल हो गए तो उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये चारों एक्सेप्शंस है एंटी डिफेक्शन लॉ के, यानी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके तहत इन एमपीज और एमएलएस को नहीं किया जाएगा डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।